नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच आया हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक जिला अदालत ने राज्य की एजेंसी को, पुलिस एजेंसी को ये इजाज़त दी है कि वो इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला बैंक रायपुर में एक बड़ा घोटाला हुआ था, उसकी जांच वो जारी रखे, उसकी जांच वो आगे करे। ये बड़ा जटिल मामला है। मैं इसके जो बहुत ज़रूरी तथ्य हैं केवल उतने ही आपके सामने रख रहा हूँ ताकि मैं इसकी असल तस्वीर आपके सामने रख सकूँ। मैं अदालती जटिलताओं में आपको उलझाना नहीं चाहता। तो ये अभी मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ऐसा ऐसा मामला सामने आया है और अदालत ने ये आदेश दिया है कि ये जांच को जारी रखा जाए। अब ये मामला क्या है इसको आप समझिए। ये 2006 के आसपास यहाँ पे रायपुर का एक बैंक था, कोऑपरेटिव जैसा बैंक जो बनाते हैं लोग मिलकर, ऐसा बैंक था, इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला बैंक। ये महिलाओं का बनाया हुआ बैंक था। इसमें तमाम महिलाएं ही डायरेक्टर थीं। ये शहर के बीच सराफे में सबसे घने इलाके में ये बैंक चलता था और पूरे बाज़ार के लोग इसमें पैसा जमा करते थे, खासकर छोटे छोटे लोग जो डेली डिपॉजिटर रहते हैं, जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, कोई पान ठेले वाले, चाय ठेले वाले, छोटे दुकानदार जो रोज़ बैंक में पैसा जमा करते हैं, ऐसे लोग जमा करते थे। इस बैंक में हुआ ये कि जब लोग पैसा वापस लेने के लिए पहुँचे तो पता लगा बैंक के पास पैसा नहीं है देने के लिए, पैसा गायब हो गया है। गायब हो गया तो हंगामा हुआ, इसका हंगामा हुआ, पुलिस में रिपोर्ट हुई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की इसकी 11 महिला डायरेक्टर्स के खिलाफ। यहाँ से मामले का दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये 11 की 11 महिला डायरेक्टर्स जो थी ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की परिवारों की महिलाएं थी। ये इनमें से बहुत सारी कांग्रेस नेताओं की पत्नियां थी, कुछ एक कांग्रेस नेता की माँ थी, कुछ एक कांग्रेस नेता की बेटी थी। सारा का सारा कांग्रेस की महिलाओं का चलाया गया ये बैंक था। और इसमें घोटाला कितना हुआ? 28 करोड़ का आंकड़ा सामने आया था, पहला आंकड़ा 28 करोड़। अभी तक अदालत में आंकड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन बुनियादी घोटाला 28 करोड़ रुपए का था। अब बैंक घोटाले के ऊपर मैं यहाँ रिपोर्ट पेश करने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसके दूसरे पहलू के बारे में बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि 2006-07 में इस बैंक का जो मैनेजर था, उमेश सिन्हा नाम का आदमी, ये उमेश सिन्हा भी एक कांग्रेस नेता का निजी कर्मचारी था एक समय। ये उमेश सिन्हा यहाँ पर मैनेजर बना दिया गया था। ये जैसा डायरेक्टर्स कहती थी, महिलाएं कहती थी, वैसा ही करता था काम ये। तो इसको पकड़ा पुलिस ने और इसको पकड़ा क्योंकि मैनेजर यही था, दस्तखत इसके थे जगह जगह। तो इसको नार्को टेस्ट के लिए लेके गए, अहमदाबाद ले गए पहले। वहाँ जाके इसने कह दिया कि मैं नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहा हूँ, तो सहमति इसने नहीं दी। उसके बाद फिर पुलिस इसको नार्को टेस्ट के लिए बेंगलोर लेके गई। ये शायद 2007 की बात है, बेंगलोर ले गई। 2007 में टेस्ट हो गया, सरकार ने पूरा पैसा जमा कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 2013 में जब भूपेश बघेल एक भूतपूर्व विधायक थे यहाँ के, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के, जो आज मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने कहा कि इंदिरा प्रियदर्शिनी महिला बैंक का ऐसा घोटाला हुआ है, उस घोटाला करने वाला जो मैनेजर है उमेश सिन्हा, उसकी नार्को जांच हुई है। नार्को जांच में उसने नाम बतलाए हैं लोगों के कि किन किन लोगों को बैंक की तरफ से रिश्वत दी गई है, नजराना दिया गया है या शुक्राना दिया गया है। कोई किसी को पैसा मुफ्त में तो देता नहीं है। तो ये पैसा किस लिए दिया गया ये जांच से पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल उसकी जो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट थी उसकी एक वीडियो सीडी थी। उस वीडियो सीडी को भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद लोगों को चलाकर वीडियो सीडी को दिखाया और सुनाया। और बड़ा दिलचस्प मामला है, सुनिए इसको। ये 2013 की बात है। अपोजिशन का एक भूतपूर्व विधायक, सरकार उस समय यहाँ बीजेपी की थी,
रमन सिंह की सरकार का ये 15 साल के कार्यकाल का बीच का दौर चल रहा था। ये दूसरा तीसरा कार्यकाल के बीच का समय था। ये वहाँ पर एक सीडी बजती है, भूपेश बघेल सीडी सुनाते हैं मीडिया को, जिसमें ये सुनाई पड़ता है कि इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक, महिला बैंक के मैनेजर ने घोटाला करके जो नार्को टेस्ट में कहा है, दवाइयों के असर में जो कहा है, उसका वीडियो है। उसमें कहता है ये मैनेजर कि उसने 1 करोड़ रुपया रमन सिंह को पहुंचाया था, जो मुख्यमंत्री थे उस समय। 1 करोड़ या 2 करोड़ वो रामविचार नेताम को पहुंचाना बतलाता है, जो उस समय गृह मंत्री थे। 1 करोड़ रुपया बृजमोहन अग्रवाल को, 1 करोड़ रुपया राजेश मूणत को। ये सब मंत्री थे पूरे, रमन सिंह के मंत्री थे पूरे। और उस समय के डीजीपी उनको 1 करोड़ रुपया पहुंचाना। मान लो ये बैंक जो है एक किस्म से 1-1 करोड़ के नोट छाप रहा था और जाके सबको 1-1 नोट ऐसा दिवाली के कार्ड की तरह बांट के आ रहा था। तो उमेश सिन्हा से पूछा गया, इसमें हम कोशिश करेंगे उस सीडी का कुछ हिस्सा आपको अभी सुनाने की। उसमें वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह को 1 करोड़ दे के आया, रामविचार नेताम को 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, आप सुनिएगा, उसमें वो दे के आया। बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, डीजीपी, ये सारे प्रदेश के सबसे ताकतवर लोग थे। ये सीडी भूपेश बघेल के पास, विपक्ष के विधायक के पास, भूतपूर्व विधायक के पास 2013 में थी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नहीं थी। सरकारी रिकॉर्ड में अदालत में पेश नहीं हुई वो। अभी 2019 में सरकार बन जाने के बाद, नार्को टेस्ट हो जाने के 12 साल बाद, भूपेश सरकार के लोगों ने, कांग्रेस सरकार के लोगों ने बेंगलोर की उस लैब से वो सीडी हासिल की। इसके पहले वो सीडी आई थी, नहीं आई थी, कहाँ थी, बाज़ार में चल रही थी वो। मेरे भी पास वो 5-6 साल पहले सी थी, मेरे ऑफिस के किसी कंप्यूटर पर, लेकिन वो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आती थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस जिला अदालत में ये मामला चल रहा था, वहाँ केवल बैंक के डायरेक्टर्स और मैनेजर, इन्हीं के खिलाफ मुकदमा चल रहा था और पैसा गायब था। पैसा आज भी 15-20 करोड़ रुपया गायब है बैंक का। ये आंकड़ों का फर्क इसलिए हो रहा है कि जिस दिन पैसा जमा था उस दिन के बाद से उस पर ब्याज भी जुड़ना था, तो उस दिन कुछ रहा होगा, आज ब्याज जुड़ के कुछ हो गया होगा। कुल मिलाकर छोटे छोटे डिपॉजिटर्स जो हैं उनका पैसा, उनसे थोड़े बड़े व्यापारी हैं उनका पैसा, ऐसे बहुत सारे लोगों का पैसा जो है 15-20 करोड़ रुपया गायब है अभी भी। और ये पैसा गया कहाँ? तो मैनेजर जिनके नाम ले रहा है वो नाम ये हैं। और लोअर कोर्ट से, जिला अदालत से आदेश आया कब? आज जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, उस वक्त ये आदेश 1 दिन पहले पहुंचा। मुख्यमंत्री ने इस आदेश को ट्वीट किया। उसमें है कि इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक का घोटाला ऐसा ऐसा हुआ, अब जांच में सामने आएगा, अदालत ने कह दिया है जांच कीजिए। अब इसमें हुआ ये है कि 2007 से 2019 तक 12 साल लगे इस नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को आकर अदालत में लगने में। मैंने इस बारे में कोशिश की, जो इस मामले को सरकार की तरफ से, मतलब पुलिस की तरफ से जो लड़ रहे थे इस मामले को, वो प्रदेश के डिप्टी एडवोकेट जनरल संदीप दुबे, वो स्पेशल पुलिस प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे इस अदालत में। उनसे मैंने बात करने की कोशिश की आज। उनके कुछ वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मज़े के लिए देख लीजिए कि उमेश सिन्हा मैनेजर किसको किसको क्या देने का कह रहा है, उसको थोड़ा सुनिए। मेरी बात लगातार कितना सुनेंगे, उमेश सिन्हा को सुनिए। ये लीजिए, मैं सुनाता हूँ आपको उमेश सिन्हा। कहाँ इन्वेस्ट किया है तुमने? हाँ बोल उमेश, जी मैडम। कहाँ लगा है तुमने पैसे? मेरा पास मैडम सब जगह। हाँ जी मैडम। कहाँ लगाया है तुमने पैसे? मेरा पैसा मैडम कहीं है ही नहीं, मेरे पास पैसा था नहीं, मैं
जाती हूँ। इतना करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट किया तुमने? तिवारी मैडम को दिया 9 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए राम विचार नेताम को, हाँ 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए दिए हूँ हाँ रमन सिंह को, हाँ 1 करोड़ रुपया दिया हाँ। ब्रिजमोहन अग्रवाल को, किसको? ब्रिजमोहन अग्रवाल। हाँ और 1 करोड़ रुपये राजेश, 1 करोड़ रुपये डीजीपी राजेश, किसको? डीजीपी को दिया था कितना पैसा दिया था? 1 करोड़ रुपये, तिवारी मैडम के कहने पे दिया। रमन सिंह को 1 करोड़ रुपये दिया हो, नहीं मैंने नहीं दिया, लेकिन मेरी जानकारी में है। कौन जाके उधर दिया था पैसा? तिवारी मैडम ने दिया मैडम। कुछ जाकर दिए थे क्या उसको? नहीं, तिवारी मैडम ने दिया। नहीं, तिवारी मैडम कहने पे तुमने जाकर उसको पैसा दिया था क्या? मैंने दिया, तिवारी वहाँ तक ले गया, गेट तक। हम्म, तिवारी मैडम ने 9 करोड़ रुपये का वो हाँ। किया हुआ। और किसको दिया है उसके अलावा, डीजीपी के अलावा? हाँ राम विचार नेताम का दिया हुआ 1 करोड़ रुपये। कौन? राम विचार नेताम गृह सहकारिता और जेल मंत्री है, हाँ उस करोड़ रुपये दिया हूँ। और 1 करोड़ रुपये राम विचार तुमने कुछ जाके दिया था क्या? हाँ, मैडम के कहने पे दिया हुआ था। अच्छा 1 और? करोड़ रुपये राजेश को दिया, हाँ और 1 करोड़ रुपया हाँ बोलो मिश। अमर अग्रवाल का दिया। हाँ वो हाँ पहले जो है हाँ फाइनेंस मिनिस्टर थे, हाँ अभी शायद उनको हटा दिया गया है। हाँ और तिवारी मैडम के कहने पे ऐसा पैसा। हाँ और बोल। 1 करोड़ रुपये रमन सिंह को दिया, मुख्यमंत्री है उसको। हाँ 1 करोड़ राम विचार नेताम को सहकारिता मंत्री है। हम्म 1 करोड़ रुपये जो है हम्म वो विराट हो जो अभी मर गया है। 1 करोड़ रुपये बाल के ब्रिजमोहन अग्रवाल वहाँ के विधायक हैं। 1 करोड़ रुपये राजेश मेहर को दिया हूँ। और कुछ रिकॉर्ड्स है क्या? जी, कुछ रिकॉर्ड्स है क्या? आपने कुछ एंट्री किया है? जब आपने वो रीटा मैडम के कहने पे, तिवारी मैडम को कहने पे तुमने दिया है ना, सब कुछ तुमने बांटा है सब लोगों को, कुछ रिकॉर्ड्स है क्या आपके पास? फोन में ही बात करते मैडम। फोन में बात करते थे वो। जी, कुछ एंट्री भी किया है क्या आपने? कुछ बुक में या बैंक ऑफ अकाउंट में कुछ एंट्री किया है क्या आपने? नहीं मैडम, बैंक को मैं कंप्लेंट किया था, उसके बाद फिर हम्म, पुलिस यहाँ आ गए थे। तो वो तिवारी मैडम ने कहा हाँ जाकर दे दो हमारे चेयरमैन को, सीधा उनका हाथ में दिया। तिवारी मैडम ने हमारे चेयरमैन बैंक है, हाँ उसने दिया, मैंने वहाँ पहुँचवा दिया। फिर बैग में दिया। बैग ही दिया था क्या उसको? जी पूरा बैग दिया तुमने? हाँ जी, कौन सा कलर का बैग इस्तेमाल किया था तुमने? लोकल मिलता मैडम, एडिडास हाँ क्या? एडिडास वगैरह का कुछ। डीजीपी को हाथ को दिया था क्या पैसा, या उसका पीए को दिया था? मैं डीजीपी को दिया। तिवारी मैडम ने बोला हाँ कि डीजीपी को 1 करोड़ पहुँचा के आ जाओ। और तुमने खुद जाके उसको हाथ में दिया क्या पैसा? हाँ, रमन सिंह को डायरेक्ट 1 करोड़ दिया। हाँ पैसे मैं दिया हूँ, पैसा निकला बैंक से। हाँ और सीधा चेयरमैन का हमको आदेश होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन का, वही फॉरेन में अमेरिका में अपनी लड़की को ऐश कर रही हूँ। चेयरमैन रीता तिवारी अमेरिका में है। कौन? रीटा तिवारी? जी, एक जन बड़ी बकरा बना दें, उसके बाद में बाकी लोग ऐश करेंगे। मैं जब चार्ज लिया हूँ 22 करोड़ रुपये, उसी समय मैंने तिवारी मैडम बैंक के चेयरमैन, उनको मैंने लिखित में दिया कि मैडम बैंक में ऐसा गड़बड़ी हो रही है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। एमएल चंद्राकर और रीता तिवारी ने। एमएल चंद्राकर 96 से 9 साल तक मैनेजर रहे हैं बैंक में।
पूरा पैसा उन्हीं लोगों ने ले गए हैं। जांच रिपोर्ट में बता रहे हैं 18 करोड़ की है करके। 18 करोड़ का उनका हुआ है। जी, उनने पैसा किस किस को दिया है? लोगों ने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदे, सर मेरी जानकारी में नहीं है। 18 करोड़ के लिए मैं पूरा पैसा तिवारी मैडम बैंक के चेयरमैन उनको दे देता था। उसके बाद वो जो है मेरे को आदेश करते इनका तक पहुँचा दो, इनका इतना पहुँचा दो, वो हिसाब से पहुँचाता था। देती तब वो पहुँचाता। फोन पे देती थी या खुद? फोन पे देती थी। जनरली रोज बैंक आते थे सेकंड हाफ में मेरे देती थी। और कौन शामिल है बैंक का स्टाफ? बैंक के स्टाफ मैडम छोटे छोटे कर्मचारी हैं। अभी आपने सुना उमेश सिन्हा ने किसको किसको कितना पैसा देने की बात कही। ये सीडी जो है नार्को टेस्ट की सीडी की गवाही ये 55 मिनट या 60 मिनट लंबी है। उसने और बहुत सारी बातें कही, लेकिन कुल जमा बात यह है कि बैंक की महिला डायरेक्टर्स के कहे हुए उसने जा के इनमें से एक एक को पैसा दिया, ऐसा उसका कहना है। मैंने नहीं देखा है। उसने ये भी बतलाया कि किस कंपनी के बैग में रख के ले गया था वो, ये भी उसने बतलाया है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। अब जब ये सीडी सामने आई है नार्को टेस्ट की, तो वकील ने, सरकारी वकील ने ये कहा कोर्ट को कि हमको इस सीडी को देखते हुए कुछ और जांच को आगे बढ़ाना है, हमको आगे जांच की इजाज़त दीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है बीच में, जो संदीप दुबे जी अभी बतलाएंगे, हम सुनाएंगे आपको उसको। उसकी वजह से ये इजाज़त लेनी पड़ी है। ये कानूनी औपचारिकता अधिक है। ये कोई बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी हार ऐसा नहीं है। ये एक कानूनी औपचारिकता है जो सरकार ने समझदारी से पूरी कर ली। कई औपचारिकताएं पूरी नहीं करने की वजह से सरकार के बहुत सारे मामले निपट जाते हैं, सरकार बाहर हो जाती है कोर्ट से। अब ये मामला जो है, इसमें इतना करोड़ों रुपया, 28 करोड़ गायब हुआ, वहाँ से जांच शुरू हुई। 18,000 करोड़ से अधिक लोगों का पैसा था वहाँ पे। इतने डिपॉजिटर थे, छोटे छोटे डिपॉजिटर थे। अब आप मज़े की बात देखिए कि प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और इस बैंक में कांग्रेस की सरकार थी। सारी डायरेक्टर्स महिलाएं थी, सारी डायरेक्टर्स कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। उसमें से एक दो अब नहीं रह गई हैं, गुजर भी गई हैं। मैं इसलिए नाम किसी के भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन सब रिकॉर्ड में है। अब हालत यह है कि अगर उमेश सिन्हा ने सच कहा है तो उसका मतलब ये है, और नार्को के टेस्ट के दौरान लाई डिटेक्टर, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, उसका सब कुछ हुआ। बीजेपी सरकार के भेजे हुए सरकार के खर्चे पे हुआ। वहाँ उसने जाके जांच के दौरान बीजेपी के ही सारे बड़े बड़े मंत्रियों के, मुख्यमंत्री और सरकार के डीजीपी के नाम लिए कि इनको 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा उसने पहुँचाया डायरेक्टर के कहे हुए। अब सवाल ये उठता है कि ये जांच जो 2007 में बेंगलोर में हो गई थी, उसमें 2018 में भूपेश सरकार आई है। उसके पहले तक 10 साल से ज़्यादा रमन सिंह की सरकार थी और ये सीडी सबके पास थी, सबको मालूम था कि उसने ऐसे ऐसे नाम लिए हैं। कोई जांच नहीं हुई इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये लोग सरकार पर काबिज थे, सारे के सारे लोग। कोई जांच नहीं हुई। या तो सरकार खारिज कर देती कि हम इस सीडी को नहीं मानते हैं, नार्को टेस्ट को हम नहीं मानते हैं, लेकिन खारिज करने की कोई वजह होना चाहिए, वरना नार्को टेस्ट में जिसने कहा था उनकी आगे जांच हो जाती, जैसा कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अब जांच हो जाए इन लोगों की। अब सवाल 2-3 उठते हैं यहाँ, बुनियादी सवाल। मैं इस एक मामले से परे जाके भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अगर प्रदेश के इतने बड़े एक घोटाले में एक बैंक मैनेजर, जो बड़ा अदना सा कर्मचारी है, मैंने उसको दर्जनों बार देखा हुआ है, उसको निजी स्तर पर, वो इतना छोटा सा कर्मचारी था। वो बैंक मैनेजर से आपको कोई बहुत बड़ा ताकतवर सूझे तो वैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक बाबू जैसा था। अगर वो 28 करोड़ रुपए का घपला ताकतवर लोगों के कहे करता है, और बीजेपी की सरकार रहते हुए 2003 से बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद वो 2005-06 में इतना बड़ा संगठित अपराध, कांग्रेस की महिलाओं के बैंक में अगर इतना संगठित अपराध होता है, 28 करोड़ रुपए की अफरा तफरी होती है, नार्को टेस्ट पे वो बात सामने आती है,
आज तक इस्तेमाल नहीं होती है, लोगों का पैसा डूबा हुआ है। नार्को की रिपोर्ट पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ है। अभी जाके सरकार ने, संदीप दुबे वकील हैं हाई कोर्ट के, वो डिप्टी एडवोकेट जनरल भी हैं, उनको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस मामले में बनाया गया। 6 महीने से मेहनत करके उन्होंने इस केस को यहाँ पहुँचाया कि यहाँ अदालत से इस जांच को आगे बढ़ाने की इजाज़त मिले। अहमदाबाद टेस्ट में जब कराने गए तो उमेश सिन्हा अभियुक्त के कंसेंट नहीं देने के कारण वापस हो गए। इस बीच में चालान पेश करना पड़ा और चार्जशीट में स्पेशली अभियोजन ने ये लिखा कि इसमें वैज्ञानिक तरीके से नार्को टेस्ट कराया जाना बहुत आवश्यक है, इसलिए हम भविष्य में इस संभावना को खोजते हुए वैज्ञानिक टेस्ट कराए जाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। चालान पेश होने के बाद जो है 6 जुलाई हमने फिर प्रोसिक्यूशन ने एक आवेदन फाइल किया कि भारत में कर्नाटक में बेंगलोर में एक लैब है मडीवाला में, वो एफएसएल जो है बिना कंसेंट के तैयार है नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट करने के लिए। तो उस पर आवेदन लगाया गया और 6/7/2007 को कोर्ट ने आदेश किया कि अभियुक्त उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए और उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2007 के तुरंत बाद जो है कोर्ट के आदेश के बाद उमेश सिन्हा को बेंगलोर ले जाया गया, वहाँ नार्को टेस्ट हुआ, ब्रेन मैपिंग पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आने में जो है बहुत साल लग गए। 2019 के लास्ट में रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को 2020 में पेश किया गया। पेश करने के बाद चूंकि ओरिजिनल पूरा पेश हो चुका था, जो है माने आपको एप्लीकेशन लगा के परमिशन ले लेना चाहिए। हमने एप्लीकेशन लगाया परमिशन के लिए, कोर्ट में पिछली कोर्ट में सुनवाई भी हुआ, सुनवाई के बाद रिजर्व भी हो गया। बाद में उस कोर्ट ने जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा, पत्र लिख के ये बोल दिया कि इस प्रकरण में जो लोग संभावित हैं या जो भी है उनके कुछ निजी कारणों के कारण मैं इस प्रकरण को नहीं सुन पाऊंगा। फिर ये कौन हाई कोर्ट नहीं लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट में वो भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट हैं जी। बाद में सीजीएम ने कोर्ट में यहाँ ट्रांसफर किया 17 मई को। ये कौन से जज कोर्ट में? बसंत कुमार के यहाँ, ये अच्छा। जो है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट हैं भूपेश कुमार बसंत के। जी। उन्होंने इसको पिछले शुक्रवार को इसकी सुनवाई की और सुनवाई के बाद जो है अभियोजन को 173(8) के तहत मैंने और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन दे दिया। अब चुनाव को कुल 4-5 महीने बाकी रह गए हैं छत्तीसगढ़ में, बाद में तो पोलिंग ही रहेगी। इस बीच में सरकार के पास बीजेपी के खिलाफ ये एक बड़ा सबूत मिला है। सबूत पहले से भी था, लेकिन अब वो औपचारिक रूप से कानूनी दर्जे के रूप में मिला है और अदालत ने उसको मंजूर किया है और जांच जारी रखने की, जांच आगे बढ़ाने की इजाज़त दी है। अब मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ कि ये छत्तीसगढ़ को लेकर नहीं है, ये पूरे देश को लेकर है। कहीं पर ये बात उठती है कि प्रधानमंत्री के साथ कोई बड़ी कंपनी का मालिक विदेश गया, उस देश से समझौता हुआ, कहीं कुछ ऐसा आता है, कहीं ये आता है कि ये सरकार का करीबी है, इसको ये मिल गया, किसी को स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, किसी को खदान मिल गई। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में कि बड़ी बड़ी सत्ता की कुर्सियों पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सब का नार्को टेस्ट करने का भी एक शपथ ग्रहण साथ साथ हो? जब वो संविधान की शपथ लेते हैं या ईश्वर की शपथ लेते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगी या करूँगा, क्या उसी वक्त नार्को टेस्ट की एक शपथ लोगों को नहीं दिलवाना चाहिए? अगर इस तरह से कुछ लोग मिलकर, कांग्रेस की महिलाएं, वो अगर मिलकर बैंक में ऐसा घोटाला की हैं और भाजपा के मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, डीजीपी को पैसा दिए हैं, तो इसकी जांच कहां से होगी? 2018 तक तो जांच नहीं हो पाई, 2019 में सीडी मिली, आज 2023 में बात हो रही है आगे जांच की। पैसा तो जनता का है। दोनों पार्टियों के लोग अगर सहमत हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो सब घोटाला हो सकता है, कोई जांच नहीं हो सकती। तो मेरा कहना यह है कि क्या
इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि संविधान की शपथ लेने वाले जितने ओहदे हैं वहाँ पर नार्को की भी शपथ दिलाई जाए कि अगर उनके खिलाफ कोई आरोप लगेंगे तो वो नार्को टेस्ट के लिए अभी से अपनी सहमति दे रहे हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में जो बड़ा भ्रष्टाचार है, संविधान की शपथ लेने वाले लोगों के स्तर का जो भ्रष्टाचार है वो 90% थम जाएगा, क्योंकि लोगों को मालूम है उन्होंने जो गलत किया हुआ है काम नार्को टेस्ट में हो सकता है उनके मुंह से निकले, उनकी सीडी, नेताओं की सीडी जो है इसी तरह सामने आए जैसे कि आज उमेश सिन्हा की सीडी आई है। तो मैं केवल उस बैंक के पुराने घोटाले, उस घोटाले के ऊपर नए कोर्ट के ऑर्डर, केवल वहाँ तक सीमित बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक सवाल उछालने आया हूँ कि संविधान की शपथ के साथ साथ नार्को की शपथ क्यों नहीं, इसके बारे में सोचिए। जनता के बीच एक विचार विमर्श छिड़ना चाहिए, एक जनमत बनना चाहिए कि जितना भ्रष्टाचार राजनीति में हमको दिखता है उसके चलते हुए हमारा हक है कि अगर आप सत्ता पे बैठे हो और आपके ऊपर आरोप लगते हैं, आप जांच में घिरते हो, तो आपका नार्को टेस्ट होना चाहिए, अभी से दस्तखत करो। तो जो रजिस्टर रहता है राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, जिसमें दस्तखत करते हैं लोग शपथ लेने के बाद, वहीं पर नार्को का भी एक कागज रहना चाहिए, उस पर सहमति का दस्तखत भी साथ साथ होना चाहिए। सोच के देखिए इस बारे में, मैं फिर आपके सामने आऊँगा। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। फिर मिलते हैं।